I'm going to explain you a poem named The Ball Poem, written by John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar. ये अमेरिकन पोएट थे. He is best known for ड्रीम सॉन्ग्स written in 1969. ड्रीम सॉन्ग्स लिखा करते थे ये. इनकी पोम्स ऐसी होती थी जो लगता था कि ड्रीम सॉन्ग्स हैं. तो इस ड्रीम सॉन्ग्स का सीक्वेंस था 385 पोम्स. ये जो ड्रीम सॉन्ग्स ये लिखते थे उसमें 385 पोम्स इन्होंने लिखी थी, फॉर विच ही गॉट पुलित्ज़र प्राइज़. नेम है ये प्राइज़ का, फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स, एंड ही ऑल्सो वन नेशनल बुक अवार्ड. तो ये इनकी सबसे बेस्ट रचनाओं में से एक था, ड्रीम सॉन्ग्स. ठीक है. सो बिफोर एक्सप्लेनिंग यू द पोम लाइन वाइज, let me give you the small introduction to the lesson. The poet John Berryman, through this poem, The Ballroom, has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. तो बेसिकली ये जो पोएम है, ये जो पोम है, वो डिस्क्राइब करती है लाइफ की रियलिटीज़ को जो हर एक इंसान को फेस करनी पड़ती है. उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक टच किया है इस पोएम के थ्रू कि कैसे हमें गिर के भी उठना आना चाहिए. अगर हमारी लाइफ में सॉरोज़ हैं, मतलब दुख हैं, मिजरीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में, बट वी हैव टू स्टैंड अप and fight against all these sorrows and miseries of life. This is what the message is. यही मैसेज वो हमें दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. बिफोर एक्सप्लेनिंग यू वी विल रीड द पोम फर्स्ट. लेट्स रीड. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There is in the water no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses his first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always. A little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. Okay, so let's start the explanation. So the first two lines says, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw go merrily bouncing down the street and then. ठीक है. merrily का मतलब होता है there in the, merrily का मतलब होता है cheerful. ठीक है, बहुत ही cheerful, बहुत ही उत्साहित होना. ठीक है. बाउंसिंग मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन. द बॉल बाउंसेस, द बॉल गोज अप एंड डाउन, दैट मीन्स इट बाउंसेस. ठीक है. द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस टू लाइन्स इज एनाफोरा. यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स इन टू और मोर लाइन्स. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइन्स में रिपीटेड वर्ड अगर यूज़ किया जाए तो वो लिटरेरी डिवाइस होती है एनाफोरा. ANAPHORA. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द बॉय नाउ? what and merrily bouncing, and over merrily and then merrily over. So इसमें हम पूरी जगह पर यहाँ पे हम देख रहे हैं
बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है, तो दिस इज एनाफोरा। देन हमारा आता है एसोनेंस। एसोनेंस होता है रिपीटेड यूज ऑफ वोवेल साउंड, ठीक है, AEIOU। किसी सेंटेंस में अलग अलग जगह अगर रिपीटेड यूज होता है किसी वोवेल साउंड का, उसको हम बोलते हैं एन एसोनेंस, ASSONANCE। फॉर एग्जाम्पल, लाइन boy now who has lost his ball, तो O is the sound prevalent here. Then हमारा आता है imagery, when poet says merrily bouncing down the street, ठीक है। तो imagery तब यूज होता है जब पोएट रीडर्स के माइंड में एक इमेज फॉर्म करना चाहता है, अपने वर्ड्स के थ्रू वो एक इमेज फॉर्म करना चाहता है उनके माइंड पे, जिससे कि वो इमेजिन कर पाएँ वॉट एवर ही इज़ राइटिंग, द रीडर शुड इमेजिन दैट इन हिज माइंड, इन हिज और हर माइंड, सो दैट इज़ वेयर इमेजरी इज़ यूज्ड। Okay, so these two line means here the poet is talking about a boy who has lost the ball. तो एक लड़के की बात हो रही है जिसने बॉल जो है वो खो दी है अपने। He wants to know about him and his reaction because he has lost his ball. तो जो पोएट हैं वो उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं और उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने अपनी बॉल खो दी है, तो उसके बॉल खो जाने पे उसका रिएक्शन क्या होगा, दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू सी। फर्दर ही आस्क्स टू हिम दैट व्हाट दिस बॉय विल डू आफ्टर लूजिंग हिज बॉल। सो फर्दर जो पोएट होते हैं वो अपने आप से पूछते हैं कि ये लड़का क्या करेगा अगर इसने बॉल हमेशा के लिए अपनी खो दी है। The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from boy's hand, it went into the street and later on it fell into the nearby sea. Merrily over लिखा है लास्ट में। Merrily over का मतलब यहाँ पर है there is in the water, तो वो वाटर के अंदर चली गई है, ठीक है। चीयरफुल बॉल वेंट इनटू द वाटर, दिस इज़ व्हाट मेरली ओवर मीन्स। तो यहाँ पे पोएट हमें बता रहे हैं कि जब तक उसके हाथ में बॉल थी वो अप एंड डाउन जंप कर रही थी, बॉल चीयरफुली जंप कर रही थी, ठीक है। दिस मीन्स कि जो बॉल थी बॉय के हैंड से स्किप होकर वो स्ट्रीट पे गई और लेटर ऑन वो किसी नियर बाय रिवर में गिर गई जाकर, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द poet is saying. Now the boy loses his ball. इसका मतलब यहाँ पे क्या है? The poem is about a young boy who loses his ball. Usually losing a ball should not a big issue. एक बॉल खो जाना एक इतना बड़ा इशू नहीं है। एक यंग बॉय यूजुअली लूजेज देयर टॉयज़ एंड बॉल्स क्वाइट ऑफन। जो यंग छोटे बच्चे होते हैं वो यूजुअली अपने टॉयज़ और बॉल्स खो देते हैं। द बॉल इज़ सीन मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। जो बॉल है यहाँ पे देखी गई है कि वो चीयरफुली बाउंस कर रही है अप एंड डाउन, एंड अल्टीमेटली द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉर एवर। अल्टीमेटली वो वाटर के अंदर जाती है और हमेशा के लिए खो जाती है। नाउ द बॉय स्टूड वेरी सैडली वॉचिंग द बॉल गो, बट ही वॉज हेल्पलेस। तो यहाँ पर जो बॉल है वो सिम्बलाइज करती है एक इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द बॉय हु हैज स्लिप्ड अवे एंड वांट्स इट बैक। सो यहाँ पे बॉल क्या रिप्रेजेंट करती है? इनोसेंट चाइल्डहुड, एक मासूम बचपना बॉय का जो अपने हाथों से स्लिप कर गई है बच्चे के, और वो चाहता है वापस मिल जाए उसे, पर कभी नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का सिम्बोलिसिज्म है, यहाँ पर सिम्बोलिज्म है यहाँ पर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट लाइन। No use to say, oh, there are other balls, and ultimately shaking their grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him.
A dime another ball is worthless. Now his sense first responsibility. तो grief fixes the boy as he stands rigid. grief का मतलब होता है sorrow, दुख. rigid का मतलब होता है fixed, as he stand fixed, मतलब एक ही जगह पे खड़ा है बिना हिले. ठीक है. trembling मतलब होता है शेक करना. rigid, trembling, staring down मतलब नीचे घूरना, किसी चीज़ को देखना, बार बार एक ही चीज़ को देखते रहना. ठीक है. All his young days into the harbor. Harbor means port, dock, जहाँ पे ships खड़ी होती हैं. ठीक है. I would not intrude on him. Intrude मतलब होता है invader, कोई चीज़ जो चुरा लेता है, इन्वेड कर लेता है, लूट कर लेता है, उसको हम इन्वेडर बोलते हैं. ठीक है. अ डाइम another ball is worthless. अ डाइम मतलब 10 cents. यूएस में जो यूज़ होता है, पहले जो यूज़ होते थे करेंसी को डाइम बोलते थे, DIME. तो डाइम, एक डाइम होता था 10 cents का. ठीक है. another ball is worthless. worthless मतलब यूजलेस, कोई वैल्यू नहीं है जिसकी. ठीक है. सो इन दिस पैराग्राफ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इज रेपिटेशन. जो बॉल वर्ड है वो बार बार रिपीट हुआ है. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही लिटरेरी डिवाइस थी, दैट इज रेपिटेशन. This paragraph means that the poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. तो यहाँ पर poet कह रहे हैं कि कोई benefit नहीं है कि अगर हम boy को console करेंगे, उसको चुप करा देंगे, उसको खुश कर देंगे ये बोलकर कि तुम्हें एक और बॉल मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी बॉल्स होंगी. He says so because the boy is feeling very sad. He is completely surrounded by sorrow. He is sad because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball. वो sad इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी एक बॉल खो गई. वो सैड इसलिए है क्योंकि जो बॉल से रिलेटेड उसकी सारी मेमोरीज थी वो भी बॉल के साथ खो गई हैं. Here the poet says that boy is very sad as the ball which has gone into the water reminds him of those sweet memories of the times when he owned it. तो boy यहाँ पे बता रहे हैं poet कि boy बहुत sad है, not because उसकी सिर्फ बॉल खो गई है, but because जो उसकी memories associated थी उस बॉल से वो भी कहीं ना कहीं वो रिमाइंड कर पा रहा है जब वो उसको ओन करता था वो बॉल. This loss is unbearable for him and he is grief stricken. ये लॉस वो बेयर ही नहीं कर पा रहा है बॉय, और उसके लिए ये बहुत दुखमय बात है. The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. He says so because the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. So poet is saying कि वो बॉय से ये भी नहीं कह सकता कि तुम मुझसे थोड़े से पैसे ले लो और एक दूसरी बॉल मांग लो, बिकॉज वो अपनी सेंस ऑफ जो कहते हैं ना, कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग कब आती है? जब हम खुद उस चीज़ को खरीदते हैं, खुद हमारे पास, हम उसको ओन करते हैं, हम उसके ओनर होते हैं, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग लूज हो जाएगी. इसलिए द पोएट इज़ नॉट सेइंग दिस टू द बॉय. Further, the poet says that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things. और पोएट ये भी कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है बॉय का कि अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने स्टार्ट कर दे, अपनी चीज़ों का टेक केयर करना स्टार्ट कर दे. द टाइम हैज़ कम, ही इज़ अ ग्रोन अप बॉय. Okay, this is what is meant by these lines. I'm ending this video here. I will explain you the latter half of the poem in the next video. Thank you.